आपको यह चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। एक सामान्य सा चैप्टर है, केवल कुछ ही प्रिपरेशन करके आप इस चैप्टर से पूरे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, 12 सप्ताह 12 हफ्ते तक एमटीपी जो होता है उसे सुरक्षित माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा पहचान की जाती है भ्रूण में होने वाली किसी भी प्रकार की आनुवांशिक अनियमितता या गुणसूत्रों से संबंधित जांच एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा की जाती है। सहेली क्या है? यह एक प्रकार की मुखीय गर्भ निरोधक गोली है जो परिवार कल्याण के लिए महिलाओं के द्वारा ली जाती है। अगला क्वेश्चन, बंध्यता के कारण होते हैं। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, शारीरिक जन्मजात भी हो सकती है, रोगजन्य या प्रतिरक्षात्मक भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। तीनों आंसर सही हैं, इसलिए हमारा यहां पर आंसर बनेगा फोर्थ वाला पॉइंट, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है। वेसोक्टोमी, वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है और शुक्राणुओं के स्थानांतरण को बाधित कर दिया जाता है। तो यह सही उत्तर यहां पर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब परिवार कल्याण नाम से भी जाना जाता है। एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग भ्रूण के लिंग की पहचान या परीक्षण हेतु भी किया जाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह डेमोग्राफी कहलाता है। चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्राकृतिक गर्भ निरोध की विधियां विश्वसनीय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में निर्मित है और गैर स्टेरॉइडली सामग्री से बनी हुई है। छठा क्वेश्चन, गर्भाशय में इंट्रायूटेरिन डिवाइस से मुक्त हुए कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। सत्य असत्य के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए की जाने वाली बंध्यकरण शल्य क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। गलत, वेसोक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी मादाओं के लिए अपनाई जाती है। दूसरा पॉइंट, सभी यौन संचरित रोग या रतिज रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता, अर्थात यह असाध्य होते हैं। यह केवल एक मिथक है जो जनजाति में, समुदायों में फैले हुए होते हैं। वास्तव में इन सभी बीमारियों का पूरी तरह से उपचार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी का पूर्ण विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। गलत है, यह केवल वहां फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उसके बाद में जाइगोट को या एड सेल स्टेज को इम्प्लांट किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, अकुशल नीम हकीमों द्वारा संपन्न कराए जाने वाले गर्भपात जानलेवा हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, उन्हें मेडिकली नॉलेज का अभाव होता है, इसलिए उनकी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। डायफ्राम एवं गर्भाशयी ग्रीवा रासायनिक गर्भ निरोधक है? नहीं, यह कथन असत्य है। छठा क्वेश्चन, मुखीय गर्भ निरोधकों के कुछ संभावित दुष्परिणाम भी होते हैं। सत्य है, कुछ साइड इफेक्ट यहां हो सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 1971 में
प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की थी। बिल्कुल सही है, कुछ कंडीशन में गर्भपात को मान्यता दी जाती है। यह कानून 1971 में ही पास हुआ था। 8वां क्वेश्चन, किसी दंपति के संतान न होने के लिए स्त्री ही जिम्मेदार होती है? गलत है, स्त्री और पुरुष दोनों में कुछ कमियां हो सकती है जो संतान न होने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मैच पेयर सही जोड़ी बनाइए के अंतर्गत IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम देखते हैं कि कहां पर D इस काम में प्रयुक्त होती है। MTP जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि MTP हम जानते हैं कि कुछ कंडीशन में गर्भपात करा दिया जाता है, मेडिकली टर्मिनेटेड ऑफ प्रेगनेंसी, तब इस अवस्था को हम प्रेरित गर्भपात कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहां पर पात्रे निषेचन, यह एक प्रकार की सहायक जनन टेक्नोलॉजी होती है। चौथा पॉइंट है प्रोजेस्टासर्ट, यहां पर हम देखते हैं प्रोजेस्टासर्ट जो होता है वो हार्मोन मोचक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। 5वां पॉइंट यहां दिया हुआ है वेसोक्टोमी, अभी हमने देखा था यह पुरुष बंध्यकरण को प्रदर्शित करता है। और ट्राइकोमोनियसिस एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होने वाला अगला क्वेश्चन हमारा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। उस संस्था का नाम लिखिए जहां सहेली गर्भ निरोधक विकसित की गई। आंसर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, CDRI। सेकंड क्वेश्चन, ZIFT का पूरा नाम क्या है? ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो यौन संचरित रोगों के नाम दीजिए। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स हम देखते हैं यह यौन संचरित रोगों के अंतर्गत आते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? सन 1951 में। उस सहायक जनन प्रौद्योगिकी का नाम लिखिए जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में निक्षेपित किया जाता है। ICSI या अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु निक्षेपण। GIFT का पूरा नाम दीजिए। अगला क्वेश्चन, आंसर है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में अब हम चर्चा करते हैं पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोगों से बचाव हेतु क्या उपाय करना चाहिए? अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, कंडोम का प्रयोग किया जाए और रोग की शंका होने पर प्रारंभिक स्थिति में ही उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। इन सावधानियों को अपना करके कोई भी व्यक्ति यौन संचरित रोगों से स्वयं का बचाव कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, यौन जनित रोगों से होने वाली जटिलताओं का उल्लेख कीजिए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, गर्भपात, स्टिल बर्थ, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता और जनन मार्ग का कैंसर, ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं रोगों के रूप में यौन जनित रोगों से उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं? जनसंख्या विस्फोट अर्थात ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या आज हमारे सामने है, मृत्यु दर में कमी आना, मातृ मृत्यु दर में कमी होना, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आना, जनन आयु वर्ग के लोगों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, अन्य कारण शिक्षा का अभाव, कम उम्र में विवाह, विभिन्न प्रकार की सामाजिक मान्यताएं और गर्भ निरोध के साधनों को न अपनाना, ये सारी चीजें जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है।
अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जननों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? देखिए, जनन अर्थात टेस्टिस तथा ओवरी, हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। यह ठीक है यदि हमने इनको बॉडी से हटा दिया, दूर कर दिया, तो शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा, और जब शुक्राणु अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा, सगर्भता की स्थिति अर्थात प्रेगनेंसी की अवस्था उत्पन्न नहीं होगी। किंतु ड्रॉबैक, सबसे बड़ी नुकसानदायक बात यह होती है कि इन जननों का कार्य केवल जनन कोशिकाओं को ही उत्पादित करना नहीं है, बल्कि इनके द्वारा हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं, और जब हार्मोन शरीर में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर या जैविक प्रक्रियाओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है जननों को हटाना गर्भ निरोधों का विकल्प नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार करने के लिए शब्द दिए हुए हैं। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, जनन नलिका में होने वाला संक्रमण, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, IUD बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे गर्भ निरोधक की विशेषताएं दीजिए या 4 गुण बतलाइए। आसानी से उपलब्ध हो, प्रयोग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए, और हम देखते हैं कि यह इफेक्टिव अर्थात कारगर होना चाहिए। सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोध की शल्य चिकित्सकीय विधियों का कोई एक लाभ और एक कमी दीजिए। यदि शल्य चिकित्सा की जाती है, जैसे कि हम जानते हैं मादा के केस में ट्यूबेक्टोमी और नर के केस में वेसेक्टोमी, तो इनका लाभ तो यह है कि ये दोनों ही विधियां बहुत अधिक कारगर है, किंतु नुकसान यह है कि इनका रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय रोग नहीं होता। एक बार यदि इन्हें अपना दिया गया तो पुनः संतान प्राप्ति की इच्छा होने पर हम देखते हैं कि यह रिवर्स नहीं हो सकती, अर्थात यह इनका एक दोष है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए 3 महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्रशासन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं उन्हें हम देखते हैं। लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष। अभी हम जानते हैं आधुनिक समय में लड़के एवं लड़की दोनों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने का प्रावधान प्रचलित हो रहा है। दूसरा पॉइंट, गर्भ निरोधकों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, छोटा परिवार और उसके गुणों को पब्लिक को बतलाना और अपनाने वाले लोगों को पुरस्कृत करना। अगला क्वेश्चन लघुत्तरी के अंतर्गत हम देख रहे हैं, क्या गर्भपात स्वतः भी हो सकता है? हमें व्याख्या करना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो हम देखते हैं कि गर्भपात विभिन्न कारणों से स्वतः भी हो सकता है, जिसे मिसकरेज या अकाल प्रसव नाम से जाना जाता है। यदि 28वें सप्ताह से पहले भ्रूण गिर जाता है तब इस अवस्था को हम मिसकरेज या गर्भपात कहते हैं। दूसरा वाक्य है,
बंध्यता को जीवनक्षम संतति पैदा कर पाने की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं के कारण ही उत्पन्न होती है। तो जैसा हमने पहले भी देखा था सत्य असत्य कथन में, इसके लिए नर और मादा दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। दोनों के ही प्रजनन तंत्रों में, प्रजनन अंगों में कुछ ऐसी जटिलताएं हो सकती है जिसके कारण वे जीवनक्षम संतति को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो यह कथन असत्य है, गलत है। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। सत्य कथन है। प्रेगनेंसी एवं चाइल्ड बर्थ के बाद में यदि माता लगातार स्तनपान कराती है, शिशु को दूध पिलाती है, तब इस अवस्था में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, रजोधर्म जो होता है, वह कंडीशन रुक जाती है और ओवरी की साइकिल बंद हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि यह एक नेचुरल या प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। बिल्कुल सत्य कथन है। यदि लोगों में हम जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे, उन्हें समझाइश देंगे, तो वे डेफिनेटली अपने जीवन में उन बिंदुओं का पालन करेंगे और उनमें यौन संबंधित बीमारियां फैलने की संभावना अत्यंत कम होगी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। पहला कथन है, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। नहीं, युग्मक बनने को नहीं रोकते, युग्मक ट्रांसफर को रोकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी तरह के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। सत्य है, सही कथन है। सभी की समय पर प्रारंभिक अवस्था में जांच कर अगर चिकित्सक से सलाह ली जाए तो उनका निदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत ही लोकप्रिय है। नहीं, गलत कथन है यह। ग्रामीण नहीं, शहरी महिलाओं के बीच में हम देखते हैं कि ये ज्यादा लोकप्रिय है। डी पॉइंट दिया हुआ है, ईटी तकनीक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं 8 कोशिकीय अगर भ्रूण होता है तो फैलोपियन नलिका में, और अगर 8 कोशिकाओं से ज्यादा वाला भ्रूण होता है तब उसे यूटेरस में स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, क्या गर्भ निरोधकों का प्रयोग उचित है? कारण दीजिए। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या वृद्धि की समस्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और बढ़ती हुई जनसंख्या ने आज हमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में पदवी प्रदान कर दी है। जनसंख्या अधिक होने पर हमारी समृद्धि और हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत हैं, वो चूंकि नियत है, फलस्वरूप इतनी बड़ी पॉपुलेशन की ठीक से देखभाल और डेवलपमेंट बाधित होना स्वाभाविक है। अतः ऐसी अवस्था में गर्भ निरोधकों का जो प्रयोग है वह उचित है, ताकि गर्भ निरोधकों का प्रयोग करके बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और हम देखते हैं कि देश के विकास में मदद की जा सके। हाँ, गर्भ निरोधकों के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेधन का प्रयोग हमारे देश में प्रतिबंधित है। उल्ब वेधन एमनियोसेंटेसिस, जिसमें भ्रूण के
एमनियोटिक द्रव को लेकर के उसमें उपस्थित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, किंतु आजकल इसका दुरुपयोग करके लिंग की जांच या लिंग का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है और मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो लिंग निर्धारण किए उल्ब वेदन का प्रयोग हमारे देश में प्रतिबंधित किया गया है और अनुपातिक रूप से नर और मादा संतति का अनुपात डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यह प्रतिबंध उचित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ? यदि हां, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। डेफिनेटली हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वर्ष दर वर्ष हम देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, सगर्भता की देखभाल बेहतर हुई है, अनेक प्रकार के हॉस्पिटल और सुविधाएं आज यहां पर पॉपुलेशन को प्रदान किए गए हैं, जिनमें हम देखते हैं कि चिकित्सकों की देख रेख में जनन स्वास्थ्य उत्कृष्ट रूप में आज विकसित हो गया है। साथ ही यौन रोगों के बारे में जानकारी और जागरूकता विकसित हुई है। फलस्वरूप इनसे बचने की विधियां अपनाकर पॉपुलेशन या जनसंख्या इन रोगों से अपना बचाव कर सकती है। और भी पॉइंट दिए हुए हैं, आप आसानी से एक रीडिंग करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में एक बार रीडिंग करके आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। किशोर एवं युवा देश के कर्णधार हैं। जनन स्वास्थ्य किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर, उनका सही मार्गदर्शन कर, उनकी समाज के उन्नयन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। गर्भ निरोध के तरीकों के प्रचार प्रसार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी होती है। यौन संचारित रोगों से बचने के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर इन रोगों की रोकथाम की जा सकती है, अर्थात यह स्वस्थ समाज बनाने में सहायक है। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां बंद दंपति को संतान प्राप्ति के अवसर सुलभ कराती है। ऋतुस्राव चक्र, गर्भधारण, सगर्भता, प्रसव आदि से जुड़ी समस्याओं में परामर्श और चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अंधविश्वास, गलत मान्यताओं को दूर कर वैज्ञानिक सोच के विकास में सहायक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एक और क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। एमटीपी, चिकित्सकीय गर्भ समापन। यदि भ्रूण में किसी प्रकार की विकृति होती है या भ्रूण हम देखें कि अवांछित स्थितियों में उत्पन्न हो जाता है और उसका विकास होने लगता है, तब इस अवस्था में शासन ने 1971 में वैधानिक मान्यता प्रदान की है, जिसमें भ्रूण को सशर्त नष्ट किया जा सकता है और चिकित्सकीय गर्भ समापन किया जा सकता है। कंडीशंस यहां पर दी हुई है। जब गर्भ का बना रहना मां या गर्भ में पल रहे शिशु या दोनों के लिए प्राण घातक हो, ऐसी पूर्ण गर्भावधि से बचने हेतु जो गर्भधारण उपायों की असफलता या अनचाहे गर्भधारण से उत्पन्न हुई हो,
बलात्कार जैसी अनचाही गर्भधारण परिस्थितियों से बचाव हेतु इन कंडीशन में एमटीपी को लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतानों के बीच अंतर रखने हेतु हार्मोन मोचक आईयूडी को एक अच्छा गर्भ निरोधक माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। डेफिनेटली हार्मोन मोचक आईयूडी एक श्रेष्ठ गर्भ निरोधक विकल्प के रूप में काम आता है, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग किया जाता है और इन हार्मोन से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक कारगर या प्रभावी गर्भ निरोधक होता है और चिकित्सक के द्वारा ही किया जाता है। आईयूडी को केवल एक बार कुशल चिकित्सक से लगवाया जाता है, फिर यह लंबे समय तक कार्य करता रहता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है जिसमें इसे लगवाना निकलवाना आसान होता है। अगला क्वेश्चन, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हां तो क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो यहां हम देखते हैं कि यौन शिक्षा या जनन स्वास्थ्य जागरूकता के समर्थन में निम्न तथ्य दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। किशोरों के आदर्श मन से अपनी जिज्ञासा का सही एवं सकारात्मक समाधान उसे एक चरित्रवान व जागरूक नागरिक बनाने में सहायक है। जिज्ञासा का समाधान न होने पर वह अज्ञान, कुंठा, निराशा का शिकार बन सकता है। वह इधर उधर से गलत जानकारी हासिल कर गलत मार्ग का अनुसरण कर सकता है। भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है। यह किशोर एवं युवा उम्र कहलाती है और यौन संचरित रोगों का शिकार होने वाला यह मुख्य आयु वर्ग होता है। किशोरों को इन रोगों से बचाने के लिए यौन शिक्षा, जनन स्वास्थ्य की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। किशोरों को उनके शरीर में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की जानकारी उनके उचित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक है। किशोर बालक बालिका को विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी देना एक समाज का, माता पिता का और शिक्षकों का कर्तव्य है। किशोर बालिका को ऋतुस्राव और इसकी अनियमितताओं की जानकारी देना उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। जनन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा किशोरों की सामान्य समस्याओं की जानकारी और समाधान सुझाने के साथ साथ यौन दुर्व्यवहार व यौन अपराधों से छुटकारा दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। चलिए अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां क्या हैं? तो यहां इन विधियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि पुरुष वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन में सक्षम नहीं है तब कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं का पूर्ण रूप से अभाव होने पर हम देखते जो डोनर होता है उसके वीर्य से कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन विट्रो या पात्र निषेचन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में रुकावट होती है या ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। भ्रूण स्थानांतरण इस तकनीक के अंतर्गत टेस्ट ट्यूब में भ्रूण बनाया जाता है और उसे स्थानांतरित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को शॉर्टकट में आमतौर की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु अंतःक्षेपण, शुक्राणु अगर निषेचन में सक्षम नहीं होते हैं तब उन्हें प्रयोगशाला परिस्थितियों में सीधे ही अंड कोशिका के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस टेक्निक को ICSI कहा जाता है और
युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण GIFT, इस तकनीक का प्रयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, लेकिन निषेचन, अंतरोपण, सगर्भता धारण सामान्य रूप से कर सकती है। इस स्थिति में एक दाता महिला से अंडाणु लेकर उसे बंध्य महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करा दिया जाता है। तो यह चैप्टर है मानव स्वास्थ्य से संबंधित। डेफिनेटली इन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और साथ ही NCERT की टेक्स्ट बुक से यह पूरा चैप्टर पढ़िए।